क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। धरा क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग को वंशा जो आपका चैप्टर 6 था क्लास 12 का, उसमें हम लोगों ने वंशागति का आणविक आधार चैप्टर देखा था, जिसमें हम लोगों ने डीएनए की स्टडी कर रहे थे। डीएनए को हम लोगों ने देखा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, किसने प्रूव किया, कब प्रूव किया, और फिर डीएनए का कंपोजिशन क्या होता है, किस किस एलिमेंट से मिलके आपका डीएनए बना होता है। तो उसकी स्टडी हम लोग कर रहे थे। जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें छोटा छोटा टॉपिक दिया है कुछ डीएनए के बारे में, या डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है, यानी एक डीएनए से नए डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी स्टडी आज हम लोग करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। इसी लेक्चर के साथ में आपका ये डीएनए वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे आज डीएनए। तो उसमें से सबसे छोटा टॉपिक जो आपका आता है वो आता है आपके चार-ग्राफ रूल। तो हम लोग चार-ग्राफ रूल को देखेंगे कि चार-ग्राफ रूल होता क्या है। तो चार-ग्राफ रूल को देखेंगे हम लोग। जो आपका चार-ग्राफ ने बताया कि आपकी जो एडेनिन होती है और जो आपकी प्यूरिन और प्रिमिडिन होती हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया कि जो आपकी एडेनिन और जो आपकी प्यूरिन और प्रिमिडिन होती हैं वो कैसे अरेंज होती हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो हम लोग जो आपका चार-ग्राफ रूल है उसकी स्टडी करेंगे कि चार-ग्राफ रूल में क्या बताया गया है। तो चार-ग्राफ रूल में बताया गया है कि जो आपकी चार-ग्राफ रूल, पहले हम लोग लिखते हैं कि चार-ग्राफ रूल होता क्या है। इसको इंग्लिश में भी चार-ग्राफ रूल का नियम ही बोलते हैं। तो चार-ग्राफ ने क्या बताया, इन्होंने जो डीएनए था उसकी अरेंजमेंट पे इन्होंने अपना मॉडल दिया। तो इन्होंने क्या बताया कि जो आपकी प्यूरिन होती है, जो प्यूरिन का अमाउंट होता है वो प्रिमिडिन, जो आपकी प्रिमिडिन होती है यानी प्यूरिन का अमाउंट आपकी प्रिमिडिन के अमाउंट के इक्वल होता है। अब प्यूरिन आपकी होती कौन सी हैं, तो ये हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जाने थे कि एजी प्यूरिन, ये एक ट्रिक होती थी जिसमें से एडेनिन और जो ग्वानिन होता था, यानी जो एडेनिन और ग्वानिन होता था वो क्या होता था, तो जो आपका एडेनिन और ग्वानिन होता था वो प्यूरिन में आता था, और जो आपका थायमिन होता था और साइटोसिन होता था वो यूरेसिल में आता था। तो इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए में इन्होंने किसकी स्टडी की, तो न्यूक्लियोटाइड्स ना, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में इन्होंने बताया कि जो नंबर ऑफ एडेनिन होता है वो नंबर ऑफ किसके, थायमिन के बराबर होगा, और जो नंबर ऑफ साइटोसिन होगा वो नंबर ऑफ ग्वानिन के बराबर होगा। ये आपका चार-ग्राफ रूल है। इससे आपके नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चार-ग्राफ का रूल क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि चार-ग्राफ का रूल क्या होता है। तो चार-ग्राफ रूल को हम लोग जानेंगे कि चार-ग्राफ रूल क्या होता है। जो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, यानी इस रूल के तहत कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि आपको एक डीएनए का पार्टिकल दिया गया है, उसमें 1600 न्यूक्लियोटाइड्स का वो डीएनए है। इसमें पूछा गया कि 1600 न्यूक्लियोटाइड का वो डीएनए है, उसमें आपका एक अमाउंट यानी साइटोसिन मान लीजिए दिया गया है। तो उसमें आपका जो नंबर ऑफ आपका एडेनिन होगा वो नंबर ऑफ साइटोसिन के बराबर होगा। तो कैसे जानेंगे हम लोग, देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। पता नहीं मार्क कहाँ चला गया, कुछ मिलता नहीं। तो जो नंबर ऑफ आपका, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए दिया गया है कि क्वेश्चन मान लीजिए ये है, तो दिया गया है कि जो 1600 न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक डीएनए में, जो आपका 1600 न्यूक्लियोटाइड हैं एक डीएनए में, तो उसमें में से दिया गया है कि जो आपका 600 है वो आपका क्या है, साइटोसिन। उस डीएनए के खंड में से आपका 600 क्या है, साइटोसिन है। तो और जिसमें से ये ऊपर इसी में रहेगा 600 साइटोसिन है, और या आपका साइटोसिन दिया गया है, तो आपको ग्वानिन, थायमिन और
एडेनिन को पता करना है, को तो अब कैसे याद करेंगे, ये आपके 4 ग्राफ रूल में बताया गया है कि जैसे इसमें दिया गया है आपका 1600 न्यूक्लियोटाइड हैं, 1600 न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, यानी डीएनए का जो डीएनए की चेन है वो कितने न्यूक्लियोटाइड की है, तो 1600 न्यूक्लियोटाइड की डीएनए चेन है, जिसमें में से जो साइटोसिन है वो आपका 600 है। तो अब 4 ग्राफ का रूल हम लोग देखेंगे कि जो एडेनिन एजी होता है वो बराबर होता है आपके टीसी के, यानी जो एडेनिन और ग्वानिन होता है वो आपके थायमिन तथा साइटोसिन के बराबर होता है, यानी जो ए होता है वो आपकी टी के बराबर होता है, सी जो होता है वो आपके जी के बराबर होता है। तो इसमें में से आपको जब सी दिया है तो इसके बराबर क्या होगा, जी होगा, तो जी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा ना। और फिर इसमें में से यानी 1600 में से हम लोग 1200 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 400। तो जिसमें से 400 में से हम लोग को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, यानी आधा इसको देना है आधा इसको देना है, तो 400 का 2 पार्ट यानी 200 आपका एडेनिन हो जाएगा और 200 आपका थायमिन हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड में से आपने ये पता लगाया कि जो आपका अमाउंट ऑफ साइटोसिन है वो 600 है, आपको क्वेश्चन में दिया गया था। आपने थायमिन को पता लगाया, आपने एडेनिन को पता लगाया और आपने ग्वानिन का पता लगाया कि कैसे, यानी कितने कितने नंबर के होंगे। तो इसमें में से आपको पता लग गया कि साइटोसिन आपको 600 दिया ही गया था, ग्वानिन आपका 600 हो जाएगा क्योंकि ग्वानिन का अमाउंट और साइटोसिन का अमाउंट 4 ग्राफ के अकॉर्डिंग सेम होता है। और फिर इसमें से आपको एडेनिन पता चल गया कि 200 है और थायमिन भी 200 है। तो ये ऐसे 4 ग्राफ के रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट वगैरह में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है 4 ग्राफ का रूल जो कि डीएनए के तहत आता था, वो आज समाप्त हुआ। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो आपका यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है और प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, यानी जो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए और प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है उसका जो डीएनए होता है वो उसमें क्रोमोसोम के जो आप लिख लीजिए जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जैसे आपकी यूकैरियोटिक सेल हो गई और प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है। तो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होगा वो कैसा होगा, हम लोग जानेंगे कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है उसका डीएनए कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होगा उसमें क्या होगा, तो उसमें आपकी हिस्टोन प्रोटीन जो होंगी, याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो पाई जाती हैं और जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती हैं। ये एक मेन डिफरेंस हो जाता है यू और प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में। अब हिस्टोन प्रोटीन होती क्या है, तो हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग जानेंगे। हिस्टोन प्रोटीन मेनली 4 टाइप की होती हैं, H3A, H3B और H3 और H4। तो हिस्टोन प्रोटीन को हम लोगों ने जाना कि हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन 4 टाइप की होती हैं, H3A, H3B, H3 और H4, 4 टाइप की आपकी हिस्टोन प्रोटीन हो गई। और फिर इसमें क्या होता है कि ये जो डीएनए होता है वो किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल वाला डीएनए। तो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है वो इन द फॉर्म ऑफ किसमें पाया जाता है, तो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है वो आपकी न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसका किसमें पाया जाता है, तो इसमें साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यानी जो कोशिका द्रव्य है उसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए पाया जाएगा और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका डीएनए किस में पाया जाएगा, तो उसका डीएनए आपके केंद्र के न्यूक्लियस में पाया जाएगा। और फिर इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन और इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है सेल डिवीजन के तहत, ठीक है। साइटोप्लाज्म वैसे ही डिवाइड हो जाती हैं, इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। तो ये मेन डिफरेंस आपका होगा आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की डीएनए का हो गया। तो अब हम जानेंगे कि आपका डीएनए जो होता है वो एक डीएनए होता है कोडिंग
मतलब छोटा छोटा टॉपिक है इसमें। आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डीएनए के बारे में देखा। अब देखेंगे हम लोग कि डिफरेंस आता है बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। ये भी पूछा जाता है, तो ये भी जान ले हम लोग कि डीएनए और आरएनए में, लेकिन ये रहने दें, अभी जान ही लेते हैं डीएनए। जब आरएनए पढ़ लेते तो जानते तो ज़्यादा बेटर होता, छोड़ ही दे से। ये जान लीजिए कि जैसे उसमें क्या था, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है, फिर इसके उसमें कि ये कहाँ रहता है तो उसमें भी डिफरेंस होता है, फिर इसके टाइप में डिफरेंस होता है। डीएनए आपका सिमिलर होता है। जब हम लोग आरएनए पढ़ लेंगे तो फिर डिफरेंस की स्टडी करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये, और फिर टाइप ऑफ देख लीजिए, कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए। यानी डीएनए जो होता है वो आपका 2 टाइप का होता है, कोडिंग और नॉन कोडिंग। तो जो कोडिंग डीएनए होता है, जैसे आप मान लीजिए कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए। तो ये कौन से डीएनए को हम लोग कोडिंग डीएनए बोलते हैं, किस डीएनए को नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं, इसका पता लगाएंगे। तो जो आपका कोडिंग डीएनए होता है वो क्या करता है कि आरएनए जो होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपका कोडिंग वाला डीएनए ना। तो जो आपका डीएनए से जब डीएनए बनता है, सॉरी आरएनए नहीं, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसमें आपका कोडिंग वाला डीएनए पार्टिसिपेट करता है, और जब डीएनए से डीएनए बनता है तो कोडिंग वाला डीएनए पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको हम लोग कोडिंग डीएनए बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग एग्जाम बोलते हैं, और इस पार्ट को हम लोग इंट्रान बोलते हैं। यानी जो पार्ट आपके डीएनए का फॉर्मेशन करता है उसे इंट्रान बोलते हैं, और जो पार्ट एग्जाम्स बोलते हैं, और जो पार्ट डीएनए में फॉर्मेशन नहीं करता उसको हम लोग इंट्रांस बोलते हैं। और फिर ये जो प्रोसेस होती है यानी डीएनए से डीएनए बनने की, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है कि स्प्लिटिंग प्रोसेस किस डीएनए में पाई जाती है। तो जो आपकी स्प्लिटिंग प्रोसेस होती है वो किस डीएनए में पाई जाती है, तो वो स्प्लिटिंग प्रोसेस आपकी कोडिंग डीएनए में पाई जाती है और नॉन कोडिंग डीएनए में नहीं पाई जाती है। तो ये छोटा सा डिफरेंस पूछा जाता है कि कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए क्या कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग जान गए कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए, फिर यूकैरियोटिक सेल के डीएनए के बारे में और प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के बारे में। 4 ग्राफ का रूल क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ, एक टाइप का डीएनए होता है आपका सर्कुलर डीएनए और एक होता है लीनियर डीएनए। तो हम लोग जानेंगे कि सर्कुलर डीएनए क्या होता है और लीनियर डीएनए क्या होता है। तो ये तो आपका यानी व्हाट इज, ये तो चलेगा नहीं, एक मिनट। तो हम लोग जानेंगे कि कौन सा डीएनए सर्कुलर यानी सर्कुलर डीएनए क्या होता है और नॉन सर्कुलर डीएनए क्या और लीनियर डीएनए क्या होता है। तो सर्कुलर डीएनए जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का डीएनए होता है जो कि आपकी कुछ सेल्स में ही पाया जाता है, और जो आपका लीनियर डीएनए होगा वो जैसे आपके नॉर्मल सेल में पाया जाएगा ना। और जो आपका सर्कुलर डीएनए है वो सेल ऑर्गेनल्स में पाया जाता है। जैसे हम लोगों ने साइटोलॉजी में वो पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था और क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपका कौन सा डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपका सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, आपका लीनियर डीएनए नहीं पाया जाता है। तो और जो सर्कुलर डीएनए होता है उसके दोनों एंड जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, और जो आपका लीनियर डीएनए होता है उसका दोनों एंड ओपन होते हैं। यानी उस डीएनए के दोनों एंड क्लोज नहीं होंगे, वो सर्कुलर से यानी गोले में होगा तो गोले का दोनों एंड क्लोज ही होगा। तो जो सर्कुलर डीएनए होगा उसके दोनों एंड क्लोज होंगे, और जो लीनियर डीएनए होगा उसका दोनों एंड ओपन होगा। और ये पाया कहाँ जाएगा, तो हम लोग जान लें कि जो सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए ये कहाँ पाया जाता है, ये तो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि सर्कुलर डीएनए क्या होता है और लीनियर डीएनए क्या होता है। तो सर्कुलर डीएनए ऐसे होता है,
ये हो गया आपका सर्कुलर डीएनए और ये हो गया आपका लीनियर डीएनए, यानी बोथ इंड आर लीनियर डीएनए फ्री एंड इंड इसमें देखिए कहीं दिख ही नहीं रहा कि इस डीएनए में कोई इंड है, यानी ये क्या होगा, एक सर्कल की फॉर्म में होगा ना, ये सर्कल की फॉर्म में होगा और ये लीनियर यानी एक लाइन में होगा, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। तो हम लोग देखिए लीनियर, और फिर ये पाया कहाँ जाता है, तो जो आपका सर्कुलर डीएनए होता है वो आपकी यूकैरियोटिक सेल की, अब यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते ही हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये पाया कहाँ जाता है, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और ये आपकी आल प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और किसमें पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है ना। और जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होंगी उनके साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। तो ये जो आपका डिफरेंस होगा वो हो गया आपकी कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए यानी लीनियर और सर्कुलर डीएनए के बारे में हम लोगों ने देखा। ये जो क्वेश्चन था वो आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था 2010 में, यानी यूपीएससी ने पूछा था इसको प्री में कि कौन सा डीएनए होता यानी सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है। उसमें से ऑप्शन मतलब था कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में आपका सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में देखा हम लोगों ने कि आपका सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है, आपकी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। फिर हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देखा आज, देखा कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, और फिर जो आपकी क्रोमोसोम होते हैं, हाँ एक टॉपिक और बचा है कि आपका जो क्रोमोसोम होता है वो कंपोज यानी किससे बना होता है। तो जो आपका क्रोमोसोम होता है उसकी कंपोजिशन को हम लोग जान लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम होता है वो जैसे डीएनए ना, डीएनए मिला होता है और डीएनए प्लस हिस्टोन। तो जब हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था, यानी जब हम लोगों ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में के डीएनए में डिफरेंस पढ़ा था, तो इसमें ये डीएनए ये डिफरेंस भी हो जाता है कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है, तो क्रोमोसोम के कंपोजिशन में आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि 4 टाइप के होते हैं, यानी H3B, H3A और H3 और H4 4 टाइप की आपकी हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो इनका ये जब आपके यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में ये नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम नहीं बना पाता। तो ये याद रखिएगा कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या होती है। तो क्रोमोसोम की कंपोजिशन होती है कि डीएनए प्लस हिस्टोन मिलके, यानी हिस्टोन प्रोटीन मिलके आपके किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अब कैसे फॉर्मेशन करते हैं ये भी देख लेते हैं। ये आपका क्रोमोसोम हो गया, ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया, यहाँ पे आपका काइनेटोकोर होता है जहाँ पे स्पेंडल फाइबर अटैच करते हैं। लेकिन ये सब बड़ी बातें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डीएनए हो गया। ऐसे ही डीएनए खूब सारा इकट्ठा होगी, जैसे धागे को हम लोग इकट्ठा कर दें और बंडल टाइप में बना दें, तो वैसे क्रोमोसोम होता है। तो ये मान लीजिए क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया। अब यहीं पे आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं कुछ ऐसे ना, ऐसे अटैच होते हैं डीएनए के अंदर। तो ऐसे 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 तो ये आपके हिस्टोन प्रोटीन हो गए जो कि H3A, H3B और H3 और H4 टाइप के ना। तो ये आपके हिस्टोन प्रोटीन हो गए जो कि आपकी क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो डेट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम डेट हेल्प इन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ना, कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। तो हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखेंगे कि
आपका जो डीएनए से डीएनए होता है वो कैसे बनता है, इसके बारे में कि जो आपका डीएनए से डीएनए, हाँ उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका डीएनए होता है, जो आपका डीएनए होता है ये हीट करने पर क्या डिस्ट्रॉय होता है। दैट इज़ अ क्वेश्चन कि डीएनए को हम हीट करेंगे, यानी डीएनए को हम लोग हीट करेंगे मान लीजिए डीएनए रख के कटोरी में और इसको गर्म करते हैं, तो क्या डीएनए ब्रेक होगा, या फिर अगर इसको हम लोग कूल करेंगे यानी फिर से अगर डीएनए को ठंडा करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा डीएनए पे ना। दैट इज़ अ क्वेश्चन कि हम लोग डीएनए को हीट करेंगे फिर कूल करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो हम लोग जान लेते हैं कि डीएनए को अगर हीट करते हैं, यानी अगर हम लोग डीएनए को गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ हीट। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसके जो प्यूरिन और प्रिमिडिन के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आपका एडिनिन और अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से जो बॉन्ड होते हैं, यानी आपकी जो आपका जो एडिनिन होता है और आपका जो ग्वानिन होता है इसके बीच के बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जैसे आपका एडेनिन और थायमिन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपकी जो साइटोसिन है और ग्वानिन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर से अगर हम लोग इसको कूल करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो आपका एडेनिन और थायमिन के बीच का बॉन्ड था वो फिर से फॉर्म हो जाएगा और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच का बॉन्ड फिर से फॉर्म हो जाएगा। तो इस पर हीट का इफेक्ट होता है, पर वो फिर से अगर हम इसको ठंडा कर दें यानी कूल कर दें तो उसके बाद इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, आपका डीएनए नॉर्मल हो जाता है। तो इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ डीएनए देखेंगे कि डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो इसकी स्टडी आज नहीं करेंगे, लेक्चर लंबा हो गया है। तो अब हम लोग कल देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म डीएनए से डीएनए, यानी डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, इसके बारे में देखेंगे कि कैसे डीएनए से डीएनए बनता है। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। इसमें आपके कई सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं, जैसे आपका टोकोमेरेज एंजाइम होता है जो कि आपके जो डीएनए के फोल्ड्स होते हैं, यानी जो ऐसे डीएनए के फोल्ड्स होते हैं उसको क्या करता है, तो उसको खोलने में हेल्प करता है। ये फोल्ड्स को सीधा कर देगा, ऐसे कुछ अटैच करेगा, उसके बाद में खींचता चला जाएगा और आपके डीएनए का फोल्ड जो होगा वो ठीक हो जाएगा यानी सीधा हो जाएगा। तो वो टोकोमेरेज एंजाइम हेल्प करता है। फिर आपका जो ये सीधा हो गया, फिर उसके बाद में हेलिकेटेड एंजाइम आएगा जो कि इन बांडों को जो आपकी हाइड्रोजन बांड्स होते हैं, यानी जो आपकी जैसे एडेनिन आपका थायमिन से जुड़ा तो वो डबल बांड से जुड़ा, तो इन बांडों को तोड़ने का काम आपका टोकोमेरेज एंजाइम करता है। तो इन बांडों को तोड़ेगा, फिर उसके बाद में ये अलग हो जाएगा ना, ये अलग हो जाएगा दोनों। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि एक खंड होता है, उसको लेगा, उसको खंड खंड में तोड़ेगा क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होगा। तो फिर उसके बाद में फिर लाइगेज एंजाइम होता है। लाइगेज एंजाइम क्या होता है, इन दोनों जो डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो मतलब जो आपकी ये यानी जो आपके डीएनए का एक पार्ट यानी एक जो पार्ट अलग हुआ है उसको क्या करेगा, तोड़ेगा। फिर उसके बाद में लाइगेज एंजाइम होता है। लाइगेज एंजाइम इन पार्ट्स को ऐड करने में हेल्प करता है और देन आपका क्या हो जाता है, देन आपके जो न्यू डीएनए है वो फॉर्म हो जाता है। जब ये पार्ट्स जो आपके जुड़ जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, पहले तो ब्रेक होंगे किसकी हेल्प से, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से ये अलग होंगे। फिर उसके बाद में लाइगेज एंजाइम आएगा। लाइगेज एंजाइम इन पार्ट को क्या करेगा, तो लाइगेज एंजाइम इन पार्ट को जोड़ देगा और आपके नए डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस लंबी है, नेक्स्ट डे यानी कल हम लोग इस प्रोसेस की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।